बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटॉन की दरियाफ्त। पिछले लेक्चर में हमने सर विलियम क्रॉक्स के तजुर्बात देखे थे, जिसमें उसने शीशे की ट्यूब के अंदर से इलेक्ट्रोड लगाकर यानी दांत की प्लेटें लगाकर उनमें से करंट को पास किया था। तो जब उसने ये तजुर्बा किया तो दो इसी तरह के इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए और एक डिस्चार्ज ट्यूब थी। जब हाई वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड की गई और इस ट्यूब के अंदर से हवा को सक्शन के जरिए वैक्यूम पंप के जरिए कम किया गया तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो कैथोड से निकले और प्रोटॉन की तरफ उन्होंने अपना सफर शुरू कर दिया। वो जो इलेक्ट्रॉन थे बाद में जब उन एक श्वाएं कैथोड इस तरह की निकली जिसको कैथोड रेज का नाम दिया गया, बाद में डाल्टन ने उनकी ई और एम रेशो जब मालूम की तो उसने कहा ये तो इलेक्ट्रॉन थे। इसके बाद 1886 ईस्वी में गोल्डस्टाइन ने एक और राज से पर्दा उठाया। उसने ये देखा कि अगर यहाँ पे परफोरेटेड यानी कैथोड ऐसा इस्तेमाल किए जाए जिसके अंदर से छोटे छोटे सुराग हों तो हम देखते हैं कि कुछ श्वाएं जो हैं ये कैथोड से पिछली जाने चमक पैदा करती हैं। मिसाल के तौर पर कैथोड रेज जो हैं ये यहाँ से निकलती हैं और इधर की तरफ सफर जारी करती हैं, इस तरफ आती हैं कैथोड रेज नेगेटिव इस तरफ चलती हैं। और लेकिन उसने एक अजीब चीज देखी कि कुछ श्वाएं जो थी वो इसके पीछे रोशनी पैदा कर रही थी, यानी कैथोड से श्वाएं निकलती थी वो तो एनोड की तरफ सफर करती थी, लेकिन ये जो श्वाएं थी ये पीछे चमक पैदा कर रही थी। तो उसने कहा एक नई किस्म की श्वाएं भी मौजूद हैं जो कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पैदा होती हैं और जो कि इस कैथोड रेज के अंदर से यानी कैथोड इलेक्ट्रोड के अंदर से गुजरती हैं। उसने ये कैथोड जो था ये सुरागों वाला इस्तेमाल किया, केनाल वाला यानी छोटे छोटे सुराग थे वाला इस्तेमाल किया। जब वो इधर से गुजरती हैं तो पीछे चमक पैदा करती हैं, तो इन रेज को केनाल रेज का नाम दिया गया क्योंकि छोटी छोटी केनाल्स बनाई हुई थी, छोटे छोटे सुराग बनाए हुए थे कैथोड से, इसलिए उन रेज को केनाल रेज का नाम दिया गया। केनाल रेज की खसूसियात जो थी वो बिल्कुल इसी तरह की थी जिस तरह कैथोड रेज की खसूसियात थी, बट सम डिफरेंट, कुछ उसमें फर्क था। यानी ये श्वाएं भी बिल्कुल खत मुस्तकीम में चलती थी और जिस चीज से टकराती थी उस चमक पैदा करती थी। अब इनके रास्ते में भी कोई चीज रख दी जाए तो उसका साया बन जाता था। और ये रेज जो थी इनमें एक खास बात ये थी कि ये रेज जो थी इनमें जो गैस थी हम इस्तेमाल करते थे उसके मुताबिक ये रेज तब्दील हो जाती थी। जब हम इलेक्ट्रोड तब्दील करते फिर भी ये जो थी हमारे पास रेज जो थी ये कैथोड रेज तो तब्दील नहीं होती थी, लेकिन ये रेज जो थी जब हम यहाँ पे गैस तब्दील करते थे तो ये रेज तब्दील हो जाती थी। यानी इनमें असल में हो क्या रहा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल थे हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल गैस का मॉलिक्यूल है, इसमें जब कैथोड रे टकराती थी यानी यहाँ पे गैस का मॉलिक्यूल मौजूद होते, कैथोड रे जब टकराती थी यानी इलेक्ट्रॉन जब टकराते थे इसके अंदर से, तो होता क्या था कि इस मॉलिक्यूल के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता था और मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाता था और दो इलेक्ट्रॉन आगे निकल जाते थे। यानी जब गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर ये हमारे पास कैथोड रेज टकराती थी यहां से निकलने वाली, तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेती थी और गैस का मॉलिक्यूल जो था वो आयन बन जाता था। और ये आयन चूंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया था लिहाजा ये नेगेटिव की तरफ सफर जारी कर देता था। तो यहाँ पे अगर आयन पैदा हुआ है, मिसाल के तौर पर ये आयन यहाँ पे पैदा हुआ है, पॉजिटिव हो गया है, तो इस आयन ने इसकी तरफ सफर जारी कर देना था। तो बाद में फिर इसके ऊपर तहकीक हुई कि ये जो हमारे पास जरा है ये हमारे पास जरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे पता चला, क्योंकि ये कैथोड की तरफ सफर कर रहा था तो ये अंडरस्टूड था, बिल्कुल मालूम था कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब इसके ऊपर मालूम किया गया कि इसका मास कितना है तो इसका मास जो था वो प्रोटॉन का मल्टीपल पाया गया, यानी इसके अंदर बहुत से प्रोटॉन्स होते हैं। अगर ये हम नाइट्रोजन की गैस इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है उसमें 14 जो होते हैं वो प्रोटॉन होते हैं दो मॉलिक्यूल में, यानी दो एटम में एक मॉलिक्यूल में। और इस तरह ऑक्सीजन का अगर इस्तेमाल करते तो उसका मास जो था वो प्रोटॉन से 16 गुना ज्यादा पाया गया। सबसे हल्का जरा हमें उस वक्त मिला जब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन इस्तेमाल किया। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसके अंदर एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन हरकत करता है। जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन टकराया इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल के आगे ले गया, तो अब ये जो हाइड्रोजन था ये चूंकि एक प्रोटॉन होता है लिहाजा ये सिंपल प्रोटॉन हमें मिला। तो ये रेज जो थी ये डिपेंड करती थी उस गैस के ऊपर, क्योंकि गैस से पैदा होती थी। इसके मुकाबले में कैथोड तो डिपेंड नहीं करती थी क्योंकि उसके वो तो इस मटेरियल के अंदर से निकलती थी, यानी कैथोड के अंदर से। मटेरियल जिस चीज का मर्जी बना उसके अंदर एटम होते हैं और इलेक्ट्रॉन लाजमी होते हैं, यानी कैथोड रेज मौजूद होती हैं।
उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारे पास न्यूट्रॉन की दरियाफ्त। न्यूट्रॉन की तो जब भी रदरफोर्ड मालूम करता था किसी भी एटम का मास, तो वो कहता था कि एटम के अंदर प्रोटॉन के अलावा कोई और भी भारी जरा मौजूद है, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस का वजन ज्यादा होता है, यानी कि एटम का वजन ज्यादा होता था। तो ये फिर दरियाफ्त के हुआ, तो साइंसदानों ने इसके लिए कोशिश शुरू कर दी, स्ट्रगल शुरू कर दी कि वो कौन सा जरा है जिसकी वजह से मालिक्यूल का वजन जो है या न्यूक्लियस का वजन जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में ये जरा दरियाफ्त कर लिया। उसने किया क्या कि उसने बेरिलियम के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल की बौछार की तो उसे कार्बन का वो आइसोटोप मिला जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, और उसके साथ एक ऐसा जरा बाहर निकला, तो उसके साथ एक ऐसा जरा बाहर निकला जिसके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं था, लेकिन ये जो जरा था ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग था, यानी हर चीज के अंदर रसाई हासिल कर लेता था, और इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं था। इसकी 3 खसूसियात उस रेस से पैदा नजर आई। एक ये था कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, दूसरा ये कि इसका मास प्रोटॉन के बराबर था, और तीसरा ये कि ये हर चीज के अंदर घुस जाता था, यानी बहुत ज्यादा सराहियत करने वाला था, पेनिट्रेटिंग हमारे पास ये जरा था। और ये जो बेरिलियम के पार्टिकल हैं ये किसी भी श्वा से पैदा किए गए, इसमें थ्योरियम भी यूज कर सकते हैं, यूरेनियम भी यूज कर सकते हैं, पोलोनियम भी यूज कर सकते हैं, वहां से ये जरा निकाला गया और बेरिलियम से टकराकर ये न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया गया। इस तरह इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त भी हुई, प्रोटॉन की दरियाफ्त भी उसी तजर्बे से होगी जिससे इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त हुई, और तीसरे नंबर पर न्यूट्रॉन की दरियाफ्त हुई जब बेरिलियम के साथ हमने हीलियम जरे का टकराव किया, तो उसके नतीजे में हमें एक जरा मिला जिसका हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो इंशाअल्लाह ये तीनों जो हैं आपके पास जब जरे दरियाफ्त हो गए, अब ये आपस में साइंसदानों की डिस्कशन शुरू हुई कि ये एटम के अंदर मौजूद किस तरह, उनकी तरतीब क्या है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अस्सलाम।